Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel. My dear friends, we are live. We are back on लक्ष्य बैच फॉर गेट ईएससी पीएसयू जेई एंड एई और आपके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और धमाकेदार लेक्चर लेके आ गए जिसमें आज हम वाइंड अप करने वाले हैं पावर ट्रांजिस्टर्स को। अगर बेटा आप ध्यान से देखो तो काफी अच्छे स्पीड में हमारा कोर्स जा रहा है। आज पावर ट्रांजिस्टर्स खत्म होगा और फ्राइडे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे एससीआर वाला टॉपिक, यानी पावर सेमीकंडक्टर की जो इर्द गिर्द वाली डिवाइसेस हैं, आजू बाजू वाली डिवाइसेस हैं, वो आज खत्म हो जाएंगी आपकी। कल इन पे क्वेश्चन करेंगे और परसों से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन डिवाइस एससीआर की स्टडी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें ज्यादातर बच्चे जानते हैं, लेकिन बेटा what matters to us, मैटर ये करता है कि ये जो चैनल है ये आप लोगों के बारे में सबसे ज्यादा इनिशिएटिव और सबसे ज्यादा आपकी केयर करता है। यहाँ पे एक एक एजुकेटर आपके लिए दिन और रात एक करके मेहनत करता है ताकि हमारे बच्चे किसी रेस में पीछे ना रह जाएं, टेक्निकली साउंड हो, एंड दे शुड बी एबल टू compete each and every engineer out there in the world, not only in this country। आपको बेटा दुनिया में सबसे आगे लेके जाना है। इसके लिए हमारे इनिशिएटिव बेटा सिर्फ और सिर्फ YouTube पे नहीं आते, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो सिंपली यूजिंग दिस कोड। और देखो ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है बेटा। जैसे मैं कल 3 बजे एनालॉग की एक क्विज डिस्कस करने वाला हूं जो मैं प्लस वाले बच्चों के लिए लिया था, आपको सभी लिंक अपकमिंग में मिल जाते हैं। और यहां आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वीडियो सोल्यूशन PYQ के वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। इस वाले फोल्डर में जाना गेट PYQ बाय AIR1। अदर देन दैट बच्चों आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे। यहां पे मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। ना सिर्फ इतना, आपको मिलेंगे डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और आपके सारे डाउट्स भी आंसर होंगे बेटा। डेली क्लास में भी डाउट आंसर होते हैं। हर चौथी क्लास डाउट के लिए ही होती है और डाउट का एक अलग से बैच भी चलता है। इस लेवल पे आपको डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड की जाती है। और ना सिर्फ इतना मेरे बच्चों, इसके अलावा आपको मिलता है एक ही सब्सक्रिप्शन में गेट की तैयारी, PSU की तैयारी, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी, AE एग्जाम की तैयारी, सब एक सब्सक्रिप्शन में। बट अगर इससे भी आगे की सोच रखते हो तो आइकॉनिक के लिए जाओ। वहां ये सब के साथ एक पर्सनल कोच मिलेगा जो खुद गेट और ESE टॉपर होगा, स्टडी प्लानर बनवाएगा पूरी तरीके से, स्टडी बूस्टर सेशन आपको प्रोवाइड करेगा, टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस आपको देगा, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा और बच्चों एक डेडिकेटेड टीम भी आपको मिलेगी जो आपके सारे डाउट्स आंसर करती है। अब यहां पे अगर आप कोड लगाते हो ना अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिलेगा मेरे बच्चों 10% डिस्काउंट और इस कोड से जुड़े हुए और बहुत सारे बेनिफिट। जैसे कि एक बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, मेरी पर्सनल गाइडेंस, रेगुलरली मुझसे बात करने का मौका मिलेगा आपको यूजिंग दिस कोड। अदर देन दैट बेटा ये लास्ट बैच है जो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस नहीं आने वाले हैं। अनअकैडमी पे जो भी बैचेस आएंगे वहां कोर्स को थोड़ा कम टाइम में कवर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर किसी बच्चे को 0 से हीरो लेवल तक की तैयारी करनी है तो दिस इज द लास्ट चांस। बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करने के लिए आप कोड लगा दो सिंपली अंकित ESE। ये कोड आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाला है बिकॉज इट डायरेक्टली कनेक्ट्स यू टू मी। और आप अगर आज ज्वाइन करते हो बेटा तो 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा और 24 पे 3 मंथ्स ये आपको मिलने वाला है। तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता बेटा कि एक्स्ट्रा ड्यूरेशन भी मिल रही है एंड यू आर ऑनबोर्डिंग इन द फाइनल कॉल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस। और 13 जून को बच्चे डेट याद रखेंगे, 13 जून को 11 बजे होने वाला है कॉम्बैट, जिसके अंदर आप जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। 1 hour 20 क्वेश्चन और अपना जलवा दिखाने का एक मौका।
अंकित ईएससी के साथ बेटा ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर फीस होगी आपकी 27,225, 18 मंथ्स होगी 34,650 और 2 ईयर होगी बेटा 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर पाए। आइकॉनिक के लिए जाओगे 1 ईयर 45,225 और 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा गो विद 2 ईयर्स ताकि पर मंथ फीस रहे मिनिमम। अब जल्दी से बता दो बच्चों, तैयार हो या नहीं हो आज के लेक्चर के लिए? सभी के सभी लोग तैयार हैं? कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बीजेटी की पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, बेहतरीन तरीके से वर्किंग समझाई थी और साथ साथ ये भी बताया था पावर बीजेटी के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। याद है भाई? बीजेटी क्लियर है बढ़िया तरीके से? एकदम जीरो लेवल से हमने बीजेटी कवर किया था। बट बेटा देखो, आज मैं एनालॉग की डिवाइस नहीं उठाऊंगा, यानी मॉसफेट एक्सप्लेन करने के लिए आई विल नॉट बी कंसीडरिंग द मॉसफेट ऑफ एनालॉग, बल्कि हम डायरेक्टली क्या स्टार्ट करेंगे? पावर मॉसफेट। तो आ जाओ भाई जल्दी से और लाइक ठोक देना भाई, लाइक ठोक देना। अटेंडेंस नहीं लगी दिख रही है अभी तक ये दिख रहा है बच्चों ने अटेंडेंस मार्क नहीं किया। अच्छी बात नहीं है ये बेटा, अच्छी बात नहीं है। क्लास आ भी रहे हो और अटेंडेंस भी नहीं लगा रहे हो, मतलब उल्टा होता है, बच्चे क्लास ना आके प्रॉक्सी लगाते हैं और यहां आप बात कर रहे हो कि क्लास आके आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो भाई। चलो आ जाओ। अब बेटा देखो, ये एक स्ट्रक्चर है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पावर मॉसफेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पावर मॉसफेट। खुशलाल बेटा मैंने बोल दिया था कि वो चीज यूट्यूब से कवर कर लेना, 1 घंटे का लेक्चर है। अब देखो, पावर मॉसफेट का ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेरे बच्चों ये जो रीजन है, दिस इज योर बॉडी। ये जो पी वाला रीजन है ना, बॉडी, या इसको सबस्ट्रेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉडी या सबस्ट्रेट। और बेटा यहां पे देखो 2 रीजन है N+ वाले, 2 बाल्टी N+ की इधर रखी हैं और 2 बाल्टी N+ की इधर रखी हैं। ये क्या है? ये है सोर्स। ये क्या है? सोर्स है। फिर ये आ गया N-, ये है ड्रिफ्ट रीजन। N- आ गया विच इज द ड्रिफ्ट रीजन। और नीचे आ गया भैया N+, ये क्या है? E है ड्रेन। E का है? E है ड्रेन। तो बेटा यहां 3 चीजें समझो। सबसे पहले बॉडी मैंने बताया, बॉडी था P टाइप मटेरियल जिसके अंदर 2-2 बाल्टी N+ की डाली गई, वो हुआ सोर्स। P के नीचे आया N, ये हुआ ड्रिफ्ट, लाइटली डोप्ड रीजन। फिर आया N+ जो कि क्या हुआ? ड्रेन। इसके अलावा मेरे बच्चों यहां पे हम लगाते हैं गेट। ये जो जिगजैग दिख रहा है ना, ब्लैक शेडेड, ये सारा मेटल है। ये सारा मेटल है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो यहां पे ये मेटल आ गया। और ये जो ग्रे शेडेड रीजन दिख रहा है, दिस इज सिलिकॉन ऑक्साइड। तो पहले तो मॉसफेट की फुल फॉर्म समझते हैं बेटा। मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब सर जी इसका मतलब क्या है ये भी समझा दो, नाम तो आपने बता दिया। बेटा अगर डिवाइस का स्ट्रक्चर देखोगे मेरे बच्चे, तो सबसे ऊपर आया मेटल, उसके नीचे आया ग्रे वाला रीजन ऑक्साइड SiO2 और उसके नीचे आया सेमीकंडक्टर, इसीलिए नाम हुआ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ रही है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्यों हुआ? पहले हुआ मेटल, उसके बाद ऑक्साइड, उसके बाद सेमीकंडक्टर। ये 3 लेयर जब एक के बाद एक आई, देन इट बिकम्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब सर ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों हुआ, इस बारे में समझाऊंगा अभी वर्किंग में। ये जो इसके नाम का दूसरा हिस्सा है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हम समझेंगे। पहले ना इसके टर्मिनल्स का नाम समझते हैं। सबसे पहली चीज, बॉडी और सबस्ट्रेट is a p-type semiconductor inside which
inside which we construct n plus region called as source, ठीक है, कॉल्ड एज सोर्स। अब बेटा ये सोर्स क्या है? जैसे देखो बीजेटी के अंदर क्या था आपका एमीटर, ठीक है, बीजेटी के अंदर क्या था आपका बच्चे एमीटर का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन को एमिट करना, या पीएनपी में वो एमिट करता है होल्स। पीयूष आज मिल जाएगा बेटा पीडीएफ, अब लेक्चर पे ध्यान दे दो, कभी पीडीएफ के चक्कर में लेक्चर भी जाए। सुनो, तो एमीटर का काम था बेटा डिवाइस को चार्ज कैरियर सप्लाई करना। ऐसे ही यहां पे जो सोर्स है बच्चे, सोर्स का काम है डिवाइस के अंदर चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना। तो जैसे यहां पे सोर्स देखो N+ है, तो ये कौन से चार्ज कैरियर देगा? ये देगा इलेक्ट्रॉन। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कहते हैं? सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल for providing charge carriers to the device। इसीलिए तो सोर्स बोला, इट इज अ सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर। सोर्स क्या होता है? जो कुछ सप्लाई करे। तो क्या सप्लाई कर रहा है? चार्ज कैरियर्स को। अब मेरे भाई क्या है नीचे? नीचे है सबसे ड्रेन। नीचे क्या है? सबसे ड्रेन। तो ड्रेन क्या करता है? ड्रेन सोर्स से आने वाले चार्ज कैरियर्स को बाहर का रास्ता दिखाता है। जैसे घर के अंदर ड्रेन होता है, वो क्या करता है? वो पानी को ड्रेन कर देता है ना। स्विमिंग पूल में ड्रेन होता है, क्या करता है? पानी ले जाकर के ड्रेन कर देता है। सेम वे में सोर्स से आने वाले चार्ज कैरियर्स को डिवाइस के बाहर का रास्ता कौन दिखाएगा? ड्रेन। तो हम क्या कहते हैं? ड्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जेस लीविंग द डिवाइस। चार्जेस एंटर किससे करते हैं? सोर्स से। और चार्जेस लीव किससे करते हैं? ड्रेन से। चार्जेस लीविंग द डिवाइस, ये हो गया। अब सर ये गेट क्या करता है? चलो बॉडी आपने बता दिया, सोर्स बता दिया, ड्रेन बता दिया। बच्चों ये गेट का काम है ये मेक श्योर करना डिवाइस ऑन होगी या नहीं होगी, यानी डिवाइस को कंट्रोल कौन करता है। अच्छा ऐसा सोचो, चार्जेस को पास होना है, चार्जेस को कहां जाना है? सोर्स से ड्रेन। तो गेट एक दरवाजे का काम करता है, ये अलाउ भी कर सकता है चार्जेस को और रोक भी सकता है। यानी चार्जेस सोर्स से ड्रेन जाएंगे, यानी ये किसके हाथ में है? ये है गेट के हाथ में, इसीलिए उसको नाम दिया गया गेट। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं? गेट कंट्रोल्स स्टेट ऑफ डिवाइस। गेट कंट्रोल स्टेट ऑफ डिवाइस। स्टेट माने ऑन या फिर ऑफ। so that charges can be allowed to flow between source and drain। अब बेटा समझना वर्किंग, मैंने आपको टर्मिनल सारे समझा दिए हैं। डिवाइस के अंदर 4 टर्मिनल हैं, गेट, सोर्स, ड्रेन और बॉडी। ठीक है, गेट, सोर्स, ड्रेन और बॉडी। अब बेटा बॉडी फिर से बताइए, कुंदन कह रहे हैं बॉडी फिर से बताइए। बेटा बॉडी एक तरह से ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर पूरी की पूरी डिवाइस कंस्ट्रक्ट की जा रही है। जब एक्चुअली होता क्या है ना, एक नॉर्मल मॉसफेट की अगर बात करें बच्चों, एनालॉग का जो मॉसफेट होता है उसमें पूरी डिवाइस किसके अंदर बनती है? बॉडी के अंदर ही कंस्ट्रक्ट की जाती है।
यहां पे भी उसी तरह के मटेरियल को बॉडी बोल दिया गया है, जबकि पूरी डिवाइस बॉडी के अंदर नहीं बनी है। जैसे चलो मैं तुम्हें एक एनालॉग का मॉसफेट बना के दिखा देता हूं कि एनालॉग का मॉसफेट दिखता कैसा है। देखो वहां से क्लियर हो जाएगा। एनालॉग के मॉसफेट का ना स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है यार। देखो बॉडी इसलिए बोलते हैं यहां पे, इसे ध्यान से समझना बात को। देखो बच्चों, देखो एनालॉग का मॉसफेट कुछ ऐसा होगा। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, देखो इस टाइप से। ये जो है ना रीजन, ये हो गया आपका सोर्स, ये वाला रीजन हो गया ड्रेन, ये हो गया गेट, N+, और ये होती है P बॉडी। तो यहां पे क्या होता है ना बेटा कि यहां पे आपका जो पूरा का पूरा टर्मिनल है वो किसकी मदद से बना हुआ है? पूरा डिवाइस P बॉडी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये होता है एनालॉग का एक नॉर्मल मॉसफेट, ऐसा समझ रहे हो। ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया ना, ब्लू वाला एक्चुअली क्या है? मेटल है। जो ब्लू मैंने एक बॉक्स बनाया ना वो मेटल है। तो क्या होता है, एनालॉग का मॉसफेट जिस पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर बिल्ड होता है उसे हम कहते हैं बॉडी। लेकिन अब क्या हुआ, जब हम पावर मॉसफेट की तरफ गए तो ये पूरा बॉडी के अंदर नहीं बना था, बट टर्मिनल के नाम हमने कंसिस्टेंट रखे। हमने ऐसा नहीं किया कि पावर मॉसफेट के नाम अलग यूज कर लिए और एनालॉग मॉसफेट के नाम अलग यूज कर लिए, ठीक है। एनालॉग के मॉसफेट का ओरिएंटेशन वर्टिकल कब है बेटा? हॉरिजॉन्टल है। शिवराज देखो जरा, करंट कैसे फ्लो करता है सोर्स से ड्रेन के बीच बेटा, ऐसे ऐसे जाते हैं चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं कहां? वर्टिकल है। बताओ ओरिएंटेशन, ठीक है। तो एनालॉग डिवाइसेस का ओरिएंटेशन वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल ही होता है, और आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है सबका वर्टिकल होता है फॉर हैविंग हायर करंट रेटिंग, ठीक है। अब सुनो मेरी पूरी बात। अब बात यह है कि ये वर्किंग कैसे करेगा। वर्किंग पे आओ यार, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एनालॉग मॉसफेट से कैसे डिफरेंट है, और बॉडी को बॉडी क्यों बोला गया। बॉडी को एनालॉग में इसलिए बॉडी बोला गया क्योंकि पूरी डिवाइस इसी के अंदर कंस्ट्रक्टेड थी। तो ये पूरी डिवाइस का शरीर है, उसकी बॉडी है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं, इन एनालॉग मॉसफेट द एंटायर डिवाइस इज इनसाइड या लाइज इनसाइड बॉडी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं यार, है ना। प्लीज वर्किंग पे ध्यान दो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब सुनो बात को। अब सबसे पहले क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों बोला गया ये समझना। देखो यहां गेट पे बेटा आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया बैटरी का। अब इंसुलेटर क्या होता है, जो ऑक्साइड है ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर कभी करंट को नहीं जाने देता, ध्यान रखना। इंसुलेटर विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो। यानी कि ये जो बैटरी है ये कोई करंट नहीं भेजेगी डिवाइस में, गेट के थ्रू कोई करंट एंटर नहीं कर सकता ड्यू टू इंसुलेटर। तो क्या होगा, ये जो बैटरी है ये बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है अवे, ठीक है। मैं इस वाले डायग्राम में आपको दिखा देता हूं बच्चों। देखो यहां जब आप गेट पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाए ना, तो ऐसे यहां पे ना बैटरी से
इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, समझ रहे हो? ऐसे जब आप गेट पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाओगे तो इस अनुसार यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन अंडर द गेट टर्मिनल, समझते चलो भाई, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, डज नॉट अलाउ any current from gate terminal to enter device ठीक, but due to positive terminal of battery an electric field is produced downwards. Electric field is produced downwards, that is away from gate. ठीक है, बात समझ में आई? ये बात क्लियर हो गई? तो एक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट हो गई, अब इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या करेगी, ये जो पी टाइप मटेरियल है ना, इसके अंदर ज्यादातर क्या होंगे, होल्स होंगे, और इसके अंदर कम क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये होल्स को अवे भेजेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को अवे भेजेगी और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाती है, अपोजिट टू द फील्ड, यानी अपवर्ड लगाएगी, और होल्स पे किधर फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, गेट टर्मिनल के नीचे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगी और वहां से होल्स को भगाने लगेगी। तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड pushes holes in body away from gate। ये बात समझ में आ रही है ना, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, एंड attracts electrons under the gate। नीचे इलेक्ट्रॉन जमा करने लगेगी। अब भाई साहब होगा क्या, एक समय बाद आपके गेट टर्मिनल के नीचे ना इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होल से ज्यादा हो जाएगा। एक समय के बाद ऐसा होगा, गेट टर्मिनल के नीचे इलेक्ट्रॉन्स आपके होल से अधिक हो जाएंगे। ऐसा जैसे ही हुआ तब वो रीजन बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैं क्या बोलता हूं, as soon as electron concentration is greater than hole concentration under gate, मतलब जस्ट गेट के नीचे, पूरे में नहीं हो सकता ऐसा भाई, पूरा मटेरियल पी टाइप है, अंडर गेट, देन रीजन अंडर गेट becomes n type and process is called inversion। इन्वर्जन किस लिए, आपने उसकी नेचर को इन्वर्ट कर दिया बेटा। आपने एक पी टाइप मटेरियल को एन टाइप बना दिया तो आपने उसकी नेचर को इन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। तो देखो यहां पे आप अगर ये देखो, पावर मॉसफेट वर्किंग देखो दोनों की सेम है, मॉसफेट पावर मॉसफेट की वर्किंग में फर्क नहीं है। यहां पे ये दिख रहा है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज हमने जमा करके दिखाया है,
ये नजर आ रहा है गेट के नीचे ये माइनस माइनस जो दिखा रखा है, ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज या एन टाइप रीजन जहां फॉर्म होता है ना, उसे चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एन चैनल, क्योंकि एन टाइप हो गया ना, एन टाइप हो गया, इसलिए क्या बोलोगे? एन चैनल। तो मैं क्या बोल रहा हूं? द एन टाइप रीजन, द एन टाइप रीजन below gate terminal, below gate terminal is called n channel। समझ में आया यहां तक? n चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल एक रास्ता होता है जहां से कोई चीज फ्लो करती है। जैसे नदियां जो फ्लो करती है ना, नदियों में भी चैनल्स की बात होती है। शिवम क्या लग रहा है पढ़ के? क्रैश कोर्स चल रहा है, डिटेल्ड चल रहा है? बताओ, आप ही बताओ क्या फील हो रहा है। अब देखो बेटा, ये रास्ता तो एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन चार्जेस अपने से थोड़ी जाएंगे। चार्जेस को भी तो कोई मोटिवेशन चाहिए तुम्हारी तरह। तो इनको मोटिवेट करने के लिए हमने क्या लगाया? हमने एक बैटरी लगाई। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया सोर्स से। तो देखो, बैटरी ने सप्लाई किए इलेक्ट्रॉन। अब देखते जाना, ये बैटरी ने सप्लाई किए इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन ना यहां से फ्लो करना स्टार्ट किया ऐसे, और ऐसे पूरा एन रीजन क्रॉस करके यहां से इलेक्ट्रॉन वापस आ गए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। आ गया करंट फ्लो। समझ में आया? क्या हुआ? अपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा सोर्स से, तो सोर्स से इलेक्ट्रॉन जाने लगे ड्रेन तक। और किस कारण से? इस बैटरी से बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब देखो बेटा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। एक गेट ने बनाई है ये नीचे चार्जेस जमा करने के लिए, तो गेट ने एक रास्ता क्रिएट कर दिया। मतलब ये मान लो नदी पे ब्रिज क्रिएट कर दिया, नदी पे एक ब्रिज क्रिएट कर दिया। अब उस ब्रिज को जब लोग क्रॉस करेंगे, उस लोगों को क्रॉस कराने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगी, दैट इज जनरेटेड बाय द सेकंड बैटरी। सेकंड बैटरी क्या कर रही है? ये कह रही है इलेक्ट्रॉन्स को कि भैया अब तो ब्रिज भी बन गया, अब तो चले जाओ सोर्स से ड्रेन। तो सोर्स से ड्रेन ले जाने का काम करेगी ये बैटरी, लेकिन इसको ले जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। रास्ता बना के देता है गेट। गेट इज क्रिएटिंग द चैनल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, but the charge cannot flow itself until you apply a battery, and that battery will be applied between source and drain। तो हम क्या बोल रहे हैं? The electrons can now travel from source to drain via channel, but they need an external force which is applied due to electric field produced by battery between source and drain, produced by battery between source and drain। ठीक है? सोर्स और ड्रेन के बीच में जो बैटरी है, उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगी फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। हे भगवान, अभिषेक, चार्जेस जा रहे हैं सोर्स से ड्रेन, तो करंट तो ड्रेन से सोर्स ही जाएगा। बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है मेरे बच्चे, तो करंट तो ऊपर ही जाएगा ना भाई। करंट तो ऐसे ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट। तो करंट जा रहा है ड्रेन से सोर्स, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सोर्स से ड्रेन। ठीक है?
बेटा गेट का इंपैक्ट इन इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं है ना, गेट ने क्या किया है, गेट ने यहां पे चार्जेस इकट्ठा करके ब्रिज बना दिया, अब इस ब्रिज के इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अच्छा अब आगे की बात समझो। अब एक चीज समझना कि बेटा ये तो एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप है, बीच में एन चैनल है, फिर एन ड्रिफ्ट लेयर है, फिर एन सबस्ट्रेट है। तो आप एक चीज देखो, करंट के पूरे रास्ते में बेटा सिर्फ एन ही एन छाया हुआ है, ठीक है, सिर्फ एन ही एन छाया हुआ है करंट के पूरे रास्ते में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे सिर्फ एक तरह का मटेरियल पूरे रास्ते में आता है, एन टाइप। इसीलिए बोला गया मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। अगर पीएन जंक्शन आता तब बनती माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो जरा, चार्ज फ्लो की मैं पूरा प्रोसेस लिखता हूं आपके लिए, समझते जाओ बेटा, मजा आ जाएगा। चार्ज फ्लो कैसे हुआ, पहले सोर्स, फिर एन चैनल, फिर ड्रिफ्ट, फिर ड्रेन, इस टाइप से हुआ, इस टाइप से गए चार्जेस। तो हम क्या कह रहे हैं, एंटायर पाथ इज एन टाइप मटेरियल, इज एन टाइप मटेरियल एंड हेंस कॉल्ड एज मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। क्योंकि होल्स का तो कोई रोल ही नहीं आया यार, सोच के देखो, पूरा रास्ता एन टाइप और फ्लो भी कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, ये मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। अच्छा अब आपको एक चीज याद है, मैंने शुरू में ही आपको एक चीज बोला था कि मॉसफेट को एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉसफेट का जब मॉडलिंग करते हैं तो वहां पे कोई बैटरी नहीं दिखाते, सिर्फ दिखाते हैं एक रेजिस्टेंस। क्यों, अरे भैया वोल्टेज ड्रॉप पीएन जंक्शन में आता है, यहां जंक्शन है ही नहीं, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, एन। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है भैया, सेमीकंडक्टर हो, कंडक्टर हो या इंसुलेटर, उसे दिखाओगे तो उसके रेजिस्टेंस से ही। सोच के देखो ना, सिर्फ एक सेमीकंडक्टर की लेयर है, क्या बताएं इसके बारे में, क्या मॉडलिंग करें, सिर्फ रेजिस्टेंस। चाहे पूरा एक कंडक्टर होता, चाहे सेमीकंडक्टर होता, चाहे इंसुलेटर होता, आई विल शोकेस इट यूजिंग अ रेजिस्टेंस। जब तक कोई पीएन जंक्शन नहीं आया, तब तक कोई डिप्लीशन रीजन नहीं आया, तब तक बैटरी की बात ही नहीं होगी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मेरे पास थोड़ी सी जगह बची है, चलो या फिर एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, नो डिप्लीशन लेयर इन करंट पाथ। समझ में आया मॉसफेट को रेजिस्टेंस की तरह मॉडल क्यों करते हैं, एंड हेंस नो वोल्टेज ड्रॉप एंड सिंस एंटायर रीजन या एंटायर पाथ is n-type semiconductor, entire path is n-type semiconductor, so it will be modeled as resistance in on state, ठीक है। इसीलिए मैंने जब आपको रेजिस्टेंस वाला मॉडल बताया तो मैंने एग्जांपल मॉसफेट का लिया था। चमक गया भाई बढ़िया तरीके से, यहां तक बढ़िया तरीके से चमक गया। बताओ मुझे अब समझ आ रहा है आप लोगों को, जो शुरू में आप कंफ्यूज हो रहे थे सर कैसे लिख दिया कि मॉसफेट एक रेजिस्टेंस होता है। ये सारी चीजें बेटा आएंगी, लेकिन ग्रेजुअली पकड़ में आएंगी, ठीक है। एक एक करके सब कुछ पकड़ में आएगा, देखते जाओ। अब बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में बच्चे यहां पे 4 टर्मिनल होते हैं, एक तो गेट, एक ड्रेन, एक सोर्स और चौथा बॉडी। देखो ध्यान से समझना, चौथा होता है बॉडी।
बॉडी को जोड़ दिया जाता है सोर्स से, बॉडी को शॉर्टेड दिखा देते हैं सोर्स से। तो यानी हमारे पास इफेक्टिवली बाहर 3 ही टर्मिनल आए, गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है, गेट, ड्रेन और सोर्स 3 ही टर्मिनल आए, चौथा टर्मिनल बॉडी वाला सोर्स से कनेक्टेड है। अब बात को समझो, सर ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर देखो एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो ये बता रहा है एरो यहां पे कि पी टाइप बॉडी है। अच्छा सर जी, पी टाइप बॉडी है, क्यों है सर पी टाइप? इस एरो से कैसे कह सकते हो पी टाइप? भैया क्योंकि पीएन जंक्शन में सोचो, पी से करंट घुस के एन से बाहर आता है। पीएन जंक्शन की टर्म्स में सोचो तो पी से करंट घुसता है, एन से बाहर आता है, तो घुसते हुए दिखाऊंगा तो क्या है? पी टाइप है। पी टाइप बॉडी जहां होगी वहां सोर्स और ड्रेन होंगे एन, यानी ये कौन सा मॉसफेट हुआ? एन चैनल मॉसफेट। समझ में आया? जहां बॉडी पी टाइप वहां मॉसफेट कैसा? एन टाइप। अब यहां पे देखो करंट आ रहा है बाहर, करंट लीविंग दिखा रखा है बॉडी से। अगर करंट बाहर आ रहा है तो करंट पी में एंटर करता है, एन से निकलता है, इसका मतलब है एन है बॉडी। अगर बॉडी एन है तो मॉसफेट इज पी चैनल। समझ में आया? मॉसफेट इज पी चैनल। दूसरी बात, एन मॉस के अंदर करंट जाता है ड्रेन से सोर्स। सर याद कैसे रहेगा ड्रेन से सोर्स? बहुत इजी है, चार्जेस हमेशा सोर्स से ड्रेन जाएंगे। तो बेटा एन मॉस के अंदर चार्जेस कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन जा रहे हैं तो करंट आ रहा है ड्रेन से सोर्स। पी मॉस में चार्जेस कौन से हैं बच्चे? चार्जेस हैं होल्स। तो करंट भी कैसे जाएगा? सोर्स से ड्रेन। तो ये गलत बना हुआ है एरो, करंट ऐसे आएगा, यहां पे करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? यहां पे बेटा चार्जेस जाते हैं सोर्स से ड्रेन। तो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है तो करंट उल्टा जाएगा, और चार्ज अगर होल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट उसी दिशा के अंदर जाने वाला है। अब ये देखो गेट और इसके बीच में जो गैप है, ये गैप बेटा आपको बताता है इंसुलेशन। ये गैप आपको ये बता रहा है कि भाई मेरे गेट से कोई करंट नहीं जा सकता। ये गैप आपको ये दर्शा रहा है गेट से कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है। अब सर ये ब्रोकन लाइन क्या बता रही है? ये ब्रोकन लाइन बेटा ये बताती है कि सोर्स से ड्रेन तक का रास्ता पक्का रास्ता नहीं है, कच्ची सड़क है। पक्की सड़क कौन बना के देगा? गेट। तो ये सड़क टूटी हुई है, जब तक इस गेट इस सड़क का निर्माण नहीं कर देता तब तक ड्रेन और सोर्स के बीच का करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां पे हम क्या बता रहे हैं? दैट पाथ इज ब्रोकन between source and drain until gate constructs the channel. समझ में आ गया? डिवाइस का पूरा रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? क्यों ऐसा ही दिखाते हैं? इंसुलेशन में बेटा SiO2 बताया तो था, ऑक्साइड। अभिषेक नाम के समय तो बताया था कि ऑक्साइड होता है। SiO2 सिलिकॉन से बनी है, इसलिए सिलिकॉन ऑक्साइड का यूज किया। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक देखो, कैरेक्टरिस्टिक में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है बीजेटी और मॉसफेट की। तो यहां पे मॉसफेट की टर्निंग ऑन के लिए क्या होता है? एक लिमिट होती है विच इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो हम क्या कहते हैं? मॉसफेट के अंदर चैनल इज फॉर्म्ड। चैनल बेटा तब फॉर्म होता है व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VTH। VTH क्या है आपका? VTH होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जैसे बीजेटी में नहीं था VBE 0.7, आपने बोला था 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तभी बेस एमीटर जंक्शन चलेगा। ठीक है, तभी बेस एमीटर जंक्शन चलेगा। अरे तो पी में कौन सी दोनों करंट लीविंग बता दी भाई? मैंने पी में बताया होल्स जाएंगे सोर्स से ड्रेन,
तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे सोर्स से ड्रेन, तो करंट आएगा उल्टा। इस करंट को इससे मत रिलेट करो, यहां कोई करंट नहीं है, ये तो एरो का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था। ये जो बॉडी पे एरो दिखाते हैं, इससे P और N कैसे पहचानते हैं। चलो, ये बात समझ में आई भाई, ये बात समझ में आई यहां तक। तो देखो आगे की कैरेक्टरिस्टिक बेटा इस टाइप से आपकी स्क्वायर कह दो, पैराबोलिक कह दो, आगे की कैरेक्टरिस्टिक काफी हद तक पैराबोलिक चलती है आफ्टर यू एक्सीड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो यहां पे क्या है, ड्रेन करंट वर्सेस गेट सोर्स वोल्टेज, इसे कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट करंट वर्सेस गेट इनपुट वोल्टेज, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का ग्राफ है, ये समझ आया। थ्रेशोल्ड वोल्टेज का सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ भाई। थ्रेशोल्ड से ज्यादा वोल्टेज जब गेट पे लगाओगे तभी वो डिवाइस को चालू कर पाएगा। यानी अगर आपने गेट को एक टेंडर दिया है कि ब्रिज बनाना है, तो बेटा टेंडर की एक कीमत भी तो होगी, ब्रिज बनाने के लिए कॉस्टिंग लगेगी। वो कहेगा इतना रॉ मटेरियल दे दो तो ब्रिज बन जाएगा। वो रॉ मटेरियल यहां पे क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब देखो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, एकदम बीजेटी जैसी है, एकदम बीजेटी जैसी कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही है। पहले इंक्रीजिंग फिर कांस्टेंट, लेकिन बेटा यहां पे ना ये लीनियर और सैचुरेशन उल्टा है। बीजेटी में आपने कहां पे डिफाइन किया था बेटा, कहां पे डिफाइन किया था, एक्टिव यहां पे और पीछे सैचुरेशन। यहां पे ओमिक, लीनियर, एक्टिव, कुछ भी बोल लो, इसको एक्टिव भी बोल सकते हो। ये सारे हैं ये वाले रीजन में। इसको लीनियर क्यों बोला सर, क्योंकि यहां I इज वेरिंग लीनियरली विद V। तो यहां पे लीनियर क्यों बोला, लीनियर बिकॉज I इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। वहां पे हमने एक्टिव सैचुरेशन कौन से ग्राफ से डिफाइन किए थे, कलेक्टर करंट वर्सेस बेस करंट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से नहीं। मॉसफेट में एक्टिव सैचुरेशन कौन से ग्राफ से डिफाइन हुए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। वहां किससे हुए थे, IC वर्सेस IB। तो बेटा यहां पे देखो जैसे जैसे VGS बढ़ रहा है वैसे वैसे ड्रेन करंट भी बढ़ रहा है। ज्यादा बड़ा VGS लगाओगे ज्यादा बढ़िया चैनल क्रिएट होगा, ज्यादा लोग जा पाएंगे बढ़िया ब्रिज पे से, यानी ज्यादा VGS पे ज्यादा अच्छा चैनल, ज्यादा चार्जेस का फ्लो और ज्यादा करंट। तो यहां पे भी बेटा देखो जहां करंट जीरो है वो कट ऑफ है, और उसका कारण क्या है, VGS लेस देन VTH। जब तक VGS VTH से छोटा रहेगा तब तक ब्रिज नहीं बनेगा, तब तक वो चैनल नहीं बनेगा, चार्जेस क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो करंट रहेगा जीरो, ठीक है। और फिर आता है लीनियर रीजन, फिर आता है सैचुरेशन। इनका क्राइटेरिया आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब एनालॉग EDC का पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि हर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में ये ग्राफ्स आपको समझाए जाते हैं। इसके अंदर भी बेटा क्या होता है, इवेंचुअली यहां पे आपको ब्रेकडाउन दिखाना पड़ता है डिवाइस का, ठीक है। यहां पे आपको ब्रेकडाउन दिखाना पड़ता है, एक मैक्सिमम लिमिट के ऊपर डिवाइस ब्रेक्स डाउन, ठीक है। चला जाए आगे। अब आ गए भाई सेफ ऑपरेटिंग एरिया पे। अब इससे तो भली भांति वाकिफ हो आप। यहां पे बेटा ये कौन सी लिमिट है, मैक्सिमम करंट लिमिट। दूसरी लिमिट कौन सी है भाई, मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट। सर ये बीच में येलो लाइन, बेटा यहां पे एक ही लिमिट होती है, बीजेटी की तरह दो ब्रेकडाउन नहीं होते, यहां एक ही लिमिट है, दैट इज मैक्सिमम पावर लिमिट। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये तो समझा ही दिया था ये स्ट्रेट लाइन क्यों आती है जब लॉग में बनाते हैं, याद है बताया था। अगर V और I का ग्राफ होता है तो पावर लिमिट दिखती है हाइपरबोलिक, और अगर लॉग का ग्राफ होता है देन इट इज स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोलते हैं, देयर आर थ्री लिमिट्स
there are three limits. The first one is maximum current limit. The second one, maximum voltage limit. And the third one, maximum power limit. ठीक है, इसके अंदर दो तरह के ग्राफ बनते हैं पावर लिमिट में. ये हाइपरबॉलिक आता है. कब आता है? जब ग्राफ होता है I वर्सेस V का. और ये लीनियर आता है जब ग्राफ होता है log I वर्सेस log V का. ठीक है, ये हो गया जी. अब बेटा यहां पे ध्यान रखना, नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड ब्रेकडाउन इन मॉसफेट. बीजेटी में क्यों आया था सेकेंड ब्रेकडाउन? ICBO की वजह से. यहां ऐसा कुछ है ही नहीं. नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड ब्रेकडाउन इन मॉसफेट. बीजेटी में होता क्या है ना, वो जो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होता है ना, वो जो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होता है वहां पे ICBO आता है. और वो ICBO टेम्परेचर के साथ हर 10 डिग्री पे डबल हो जाता है. मैंने बताया भी था, उस कारण से हीट डिसिपेशन बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है. दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंड ब्रेकडाउन. दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंड ब्रेकडाउन. बात क्लियर हो रही है? तो बेटा इसी कारणवश वहां थर्मल रनअवे आता है. यहां नहीं आता. यहां ICBO जैसा कोई करंट है ही नहीं. मैं लिख भी देता हूं क्योंकि मैं आपको ICBO बताया हूं. नो करंट कॉल्ड ICBO इन मॉसफेट. ICBO जैसा कोई करंट मॉसफेट के अंदर नहीं होता. ठीक है, ऐसा कोई करंट ही नहीं होता. बात क्लियर हो गई भाई? यहां तक बात क्लियर हो गई? और बेटा इस लेक्चर से रेलिवेंट बात करोगे तो फायदा है. इधर उधर की अगर बात करोगे कि एप्टी कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, तो वो सब कोई बातें करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है. अब आते हैं बॉडी डायोड पे. सर बॉडी डायोड आपने दिखाया नहीं. अब देखते हैं बेटा, काहे टेंशन लेते हो. देखो, अगर आप ये देखो, रास्ता किस कलर में बना है भाई? व्हाइट में दिखेगा क्या, ब्लैक में दिख जाएगा? चलो देखो, ये रास्ता देखना जरा. ये एक सेकेंड रुको. हाँ, ये देखो, ये हुआ P रीजन, ये हुआ N रीजन. दिख रहा है? सोर्स और ड्रेन के बीच में एक डायरेक्ट रास्ता बनते हुए, सोर्स टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल के बीच में एक डायरेक्ट दिख रहा है डिवाइस, डायोड बनते हुए. ऐसी ही डिवाइस यहां भी नजर आ जाएगी अगर देखोगे ध्यान से. ये दिख रहा है? अब बेटा ये जो डायोड है ये करंट कहां ले जाएगा? सोर्स से ड्रेन. जबकि कन्वेंशनल डायरेक्शन कैसे है? ड्रेन से सोर्स, ड्रेन से सोर्स. ग्राफ का पैरामीटर बीजेटी का है क्या? इन मॉसफेट ऑल्सो IC वर्सेस VC. क्यों भाई? ID वर्सेस VDS है ना. ID वर्सेस VDS तो दिखा रखा है. IC वर्सेस VC कहां है? नहीं बेटा नीरज, दोनों को ही लगाना पड़ेगा. ब्रिज बना के लोगों को चलाना भी पड़ेगा, तभी डिवाइस काम करेगी. ब्रिज बनाने से काम नहीं होगा और लोगों को नदियां में ढकेल नहीं सकते कि बिना ब्रिज बनाए चलो 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 आगे. ठीक है? अच्छा ये वाला, हाँ, यहां ID वर्सेस VDS होगा. ठीक है, ID VDS. ठीक है, समझ में आया? तो हम क्या कहते हैं, द बॉडी रीजन, द बॉडी, अब समझ आया बॉडी डायोड क्यों बोलते हैं? द बॉडी रीजन क्रिएट्स a PN junction diode, creates a PN junction diode with drift and drain region
with drift and drain region between source and drain। तो मॉसफेट के अंदर ना देखो, बॉडी डायोड दिखाए ना दिखाए, ये डिवाइस के स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है भाई, ठीक है, वो डिवाइस के स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है और वो आएगा ही आएगा। समझ गए मेरी बात? वो आना ही आना है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर अगर हम बात करें मॉसफेट विदाउट अ बॉडी डायोड तब क्या ग्राफ होगा? बेटा मॉसफेट बिना बॉडी डायोड के एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। नाउ द कन्वेंशनल डायरेक्शन, तो पावर मॉसफेट बोलेगा तो अंडरस्टूड है उसके अंदर बॉडी डायोड है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो in NMOS is from कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट फ्लो की कहां है? ड्रेन टू सोर्स, बट बॉडी डायोड कैरीज करंट, body diode carries current from source to drain, इसीलिए तो डिवाइस बाई डायरेक्शनल बनती है। फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन मेकिंग डिवाइस बाई डायरेक्शनल। अब देखो मॉसफेट को ना ऐसे जब आप दिखाते हो, तो यहां पे आप इस टाइप से बॉडी डायोड दिखा सकते हो जो कि करंट लेके जाएगा सोर्स से ड्रेन। डिवाइस का काम है करंट लेके जाना ड्रेन से सोर्स, और मॉसफेट का काम है, डायोड का काम है सोर्स से ड्रेन। डायोड का काम है सोर्स से ड्रेन। अरे तेरा डायोड फॉरवर्ड बायस तब हो जाएगा ना बेटा जब आप सोर्स पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे। देखो अरित्रा का पॉइंट एकदम जायज है। अगर बैटरी ऐसी लगी है यानी ड्रेन पे पॉजिटिव और सोर्स पे नेगेटिव, तो डायोड रिवर्स बायस है, ठीक है, तो डायोड रिवर्स बायस है। बात समझ रहे हो? अगर ड्रेन पे पॉजिटिव सोर्स पे नेगेटिव है तो ये रिवर्स बायस है। लेकिन अगर ये बैटरी पलट दो यानी P पे पॉजिटिव N पे नेगेटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तब ये करंट कैरी करेगा सोर्स से ड्रेन। दिख रहा है भाई शकील? सोर्स से ड्रेन कैसे जाएगा भैया? P से N ही जाता है ना डायोड का करंट, N से P तो नहीं जाता है। तो P से N माने सोर्स से ड्रेन। भैया देखो ना सामने ही तो दिख रहा है, इसमें इतनी बड़ी समस्या क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग विजुअलाइज क्यों नहीं कर रहे हो। वाई वी स्टडी बॉडी डायोड? अरे भैया बॉडी डायोड बन रहा है, P और N का जंक्शन बन रहा है, इसमें स्टडी करने वाली बात क्या है? अगर ये बैटरी ऐसे लगी है ये बंद रहेगा। बैटरी अगर आपने पलट दी यानी आपने सोर्स ड्रेन की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो मॉसफेट कंडक्ट करे ना करे ये डायोड जरूर करेगा। समझो ना बात को, डायोड कंडक्ट करेगा ही करेगा। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि देखो ये कंडक्ट तब करेगा जब वोल्टेज ऐसी होगी, मॉसफेट ऐसे के लिए कंडक्ट करेगा। जब आप सोर्स ड्रेन के बीच की पोलैरिटी पलट दोगे तब ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में सेम करंट नहीं फ्लो करेगा दिव्यांशु, ऑब्वियसली मॉसफेट की कैपेबिलिटी और डायोड की कैपेबिलिटी अलग अलग होगी। अब देखो मॉसफेट को दिखाने का ना एक रास्ता और होता है, एक तरीका। देखो ऐसे कई बार ना चौथा टर्मिनल ना दिखाते हुए ऐसे दिखा देते हैं। ये हुआ गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स। अब सर ये क्या बता रहा है एरो? ये एरो बच्चे ये बता रहा है कि करंट ऐसन जा रहा है।
जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता था ना, समझ रहे हो, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में नहीं होता था एमीटर से करंट निकलते हुए दिखाते थे, ऐसे ही एन चैनल मॉसफेट में सोर्स से निकलते हुए दिखाया है। ठीक है, सिमिलर टू एनपीएन ट्रांजिस्टर, वहां एमीटर पे एरो दिखाते थे ना, ऐसे ही एन चैनल मॉसफेट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ये क्या है आपका एन चैनल मॉसफेट। बेटा ये कंपोजिट नहीं हुआ, इसके अंदर इनबिल्ट है दूसरा स्विच, आपने जोड़ा नहीं है दो स्विचेस को, इसके अंदर इनबिल्ट है पहले से। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना, बॉडी डायोड कोई बोले या ना बोले प्रेजेंट रहेगा, आप इसको हटा नहीं सकते, डिवाइस के अंदर इनबिल्ट है। ठीक है, अब देखो ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि आईडी इज अ फंक्शन ऑफ VGS, जबकि बीजेटी में सोचो तो IC वॉज अ फंक्शन ऑफ IB। मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, इसका टी ऑन और टी ऑफ लो होता है, स्विचिंग लॉसेस लो होते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हाई होती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका मतलब यह हुआ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, resistance increases with temperature and current decreases। बीजेटी में करंट बढ़ रहा था ना टेम्परेचर के साथ, यहां करंट घटेगा। कंडक्शन लॉसेस इसके हाई होते हैं, क्यों हाई होते हैं? क्योंकि बेटा यहां कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं होता, यहां कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं होता। बच्चों मॉसफेट में आपको कैरेक्टरिस्टिक में कंपोजिट स्विच कंसीडर करने की कहां जरूरत है? मैंने आपको बताया तो था, देखो पहले मैं ये लिख दूं यार, रुक जाओ तुम लोग जो है ना बहरा गए हो, मैंने तुम्हें बताया नहीं था मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक। भाई मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक मैंने कैसी दिखाई थी बताना जरा। मैंने आपको मॉसफेट का ग्राफ ऐसे दिखाया था, ये दिखाया था, ये जो है ना, दिस करंट इज बीइंग कंडक्टेड ड्यू टू बॉडी डायोड। यार मैं पहले ही बॉडी डायोड इंक्लूड कर चुका था, ठीक है, मैं पहले ही कंसीडर कर चुका था। तो मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक में बाई डायरेक्शनल दिखाना पड़ता है, और भाई ये बाईपोलर नहीं होता, ये यूनिपोलर स्विच है, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, रिवर्स वोल्टेज आते ही बॉडी डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, मॉसफेट कैन नॉट ब्लॉक, मॉसफेट कैन नॉट ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज, MOSFET cannot block reverse voltage as whenever reverse voltage is applied, reverse voltage is applied, डायोड क्योंकि उल्टा है, तो जब उल्टी वोल्टेज लगाओगे तो डायोड के लिए तो सीधी होगी, तो डायोड गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड एंड स्टार्ट्स टू कंडक्ट। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बॉडी डायोड का करेंगे क्या? बेटा एक चीज बताओ, घर में जिस तार से बिजली आती है उसके रेजिस्टेंस का क्या करते हो? है क्या तुम्हारे हाथ में? नहीं है ना, वो वहां पे प्रेजेंट है रेजिस्टेंस। हम थोड़ी चाहते हैं रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, हम थोड़ी चाहते हैं पावर का लॉस हो, लेकिन होता है। ऐसे ही बॉडी डायोड इसके अंदर होता है, हमें चाहिए या नहीं चाहिए इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलें अब आगे, चलो भाई अब आ जाओ IGBT पे। IGBT होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या बाइपोलर ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हो, नो नीड ऑफ राइटिंग जंक्शन। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब ये जो बनाया जाता है ना बेटा, ये एक ऐसा डिवाइस है विच कंबाइंस attributes of BJT
एंड मॉसफेट। इसीलिए इसके आगे पावर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? देखो, हमने डायोड को बोला पावर डायोड, हमने मॉसफेट को बोला पावर मॉसफेट, हमने बीजेटी को भी बोला पावर बीजेटी। क्यों? क्योंकि उन जैसी डिवाइसेस एनालॉग में भी एग्जिस्ट करती हैं, तो मुझे बताना था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक वाली डिवाइस अलग है। समझ आ रही है बात यहां तक? पावर डायोड वाली डिवाइस अलग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस अलग है, लेकिन आईजीबीटी का कोई भी इसके सिमिलर डिवाइस एनालॉग में है ही नहीं। ठीक है, इसलिए पावर लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। आईजीबीटी का मतलब ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस जैसी कोई और डिवाइस नहीं होती। अब पहले बात को समझना मेरी, बीजेटी और मॉसफेट के एट्रीब्यूट्स को, उनकी क्वालिटीज को कंबाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? बीजेटी में बढ़िया बात यह थी कि कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन के कारण कंडक्शन लॉसेस कम थे। मॉसफेट में बढ़िया बात यह थी, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस था तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी, ये ज्यादा स्पीड पे चल सकता है। तो बीजेटी की रेटिंग ज्यादा है लेकिन धीमा है, मॉसफेट की रेटिंग कम है लेकिन तेज है। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाएं जो तेज भी हो और जिसकी रेटिंग भी ज्यादा हो। समझ रहे हो? दोनों को कंबाइन किया कि एक फास्टर डिवाइस बनाएं जो कि अच्छी रेटिंग पे भी काम करती हो। ठीक है, तो आता है आईजीबीटी। अब देखो बेटा, यहां पे स्ट्रक्चर वाइज बस क्या चेंज हुआ है कि जो आपका पहले N+ लेयर था ना, अब वो P+ बन गया है। क्या बन गया है वो? P+। बात समझ रहे हो? आपका जो N+ लेयर था वो P+ से रिप्लेस कर दिया गया है। तो हम क्या बोल रहे हैं? We have replaced N+ drain layer of power MOSFET with P+ collector layer in IGBT। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है इन IGBT। अब बेटा ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? ध्यान से सुनते चलना, फालतू के सवाल नहीं। तो क्या बोल रहे हो? बट सर ऑपरेटिंग एरिया तो मॉसफेट और बीजेटी के सिमिलर नहीं होता, फॉलो ओनली बीजेटी। बेटा कुछ क्वालिटीज बीजेटी वाली आती हैं और कुछ मॉसफेट वाली आती हैं, सब चीजें थोड़ी ना दोनों जैसी आएंगी। अब सुनो मेरी बात को सुनना। यहां पे क्या होगा कि बेटा सबसे पहले गेट टर्मिनल वही काम करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल लगा देने से यहां पे नेगेटिव चार्जेस को जमा कर लेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस जमा कर लिए तो यहां पे क्या बन गया? N चैनल। अब N चैनल की फॉर्मेशन तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो। पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आती है, चार्जेस ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बेटा यहां से N N N, लेकिन ये नीचे क्या बना? P। तो इफेक्टिवली ये जो है ना डिवाइस एक डायोड की तरह काम करेगी बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। यहां सोर्स ड्रेन नहीं होता, यहां क्या होते हैं? कलेक्टर एमीटर, लेकिन मॉसफेट वाला गेट होता है। यानी ड्रेन की जगह आ गया कलेक्टर, सोर्स की जगह आ गया एमीटर, और गेट तो गेट ही रहा। तो मैं क्या बोलता हूं, अगर पावर मॉसफेट से कंपेयर करें, सोर्स की जगह हमने डाल दिया भाई एमीटर, ठीक है, ड्रेन की जगह हमने डाल दिया कलेक्टर। क्या डाल दिया हमने? कलेक्टर। और बेटा गेट तो गेट ही रहा। अब आप एक चीज देखो ना, अगर आप ध्यान से देखें, N N N P, यानी ये क्या बन गया? एक PN जंक्शन बन गया। ये एक PN जंक्शन डायोड जैसा बन गया। यानी जब ये डिवाइस चालू होती है तो ये एक डायोड की तरह वर्क करती है। देयर इज अ PN जंक्शन फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। देखो अब बीजेटी के अंदर दो जंक्शन थे, एमीटर बेस, कलेक्टर बेस। यहां एक ही जंक्शन बनेगा, कौन से वाला? ये सबस्ट्रेट और ड्रिफ्ट का, यहां एक ही जंक्शन बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे हम क्या कहते हैं?
gate voltage is applied to create channel under gate terminal, ठीक है। now once a channel is created, the device behaves as PN junction diode between collector and emitter, डायोड की तरह काम करता है, ठीक है ना। अब बेटा इसके अंदर ना, चलो ये तो तुम्हें समझ आ गया, डायोड को फॉरवर्ड बायस करोगे तो कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस करोगे तो कंडक्ट नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस कैसे करोगे, देखो यहां पे पॉजिटिव बैटरी लगाई तो यहां से होल्स आए, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ऐसे होल्स आपके ऊपर जाते हैं और नीचे इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहां पे होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही कंडक्शन का पार्ट बनते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं बाइपोलर डिवाइस। तो मैं क्या बोल देता हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, and holes from collector to emitter, so device is classified as a bipolar device, ठीक है। डिवाइस इज क्लासिफाइड एज अ बाइपोलर डिवाइस। इसके बाद एक चीज और देखो, ये बात हमारी क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हाँ, करंट फ्लोज फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर, just like NPN ट्रांजिस्टर, जैसे NPN ट्रांजिस्टर में जाता है ना, वैसे ही IGBT में जा रहा है। IGBT की एक्चुअली जो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो BJT से मैच करती है, रेदर देन कि वो किससे मैच करे, आपके मॉसफेट से मैच करे, ठीक है। नहीं बेटा, BJT इन सीरीज विद अ डायोड क्यों होगा रितेश, BJT में 2 PN जंक्शन है, यहां सिर्फ एक है। अब या तो तुम बोलो BJT -1 जंक्शन बोलो, वो बात अलग हो गई, बट BJT +1 जंक्शन का मतलब हुआ 3 जंक्शन, जबकि हैं कितने, 2। लेकिन बेटा यहां पे ना एक छुपी हुई डिवाइस होती है हमारे पास, विच इज कॉल्ड एज अ थायरिस्टर। देखो ये होती है डिवाइस एक, समझो, PN। तो एक्चुअली IGBT के अंदर छुपा रहता है एक छोटा सा थायरिस्टर। दिखा है थायरिस्टर जब आप पढ़ लोगे ना SCR तो समझ आएगा। तो थायरिस्टर यहां पे बना हुआ है, दैट इज PN, जिसका गेट वाला टर्मिनल, ये थायरिस्टर का जो गेट होता है ना वो P होता है, वो ये है। अब ये थायरिस्टर क्या खेल दिखाएगा, इस पे मैं आऊंगा, ठीक है। थायरिस्टर क्या गेम करेगा, इस पे मैं आऊंगा।
किशन बेटा रुक जाओ, सब चीजें क्लियर होंगी, थोड़ा सब्र करो आप लोग, ठीक है। तो यहां बॉडी डायोड नहीं होता, यहां बॉडी डायोड नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है, IGBT डज नॉट कंटेन एनी बॉडी डायोड। तो IGBT में अगर कभी कोई डायोड दिखाएगा ना एंटी पैरेलल, तो बाहर से लगाया होगा, वो बॉडी डायोड नहीं होगा। बट इट कंटेन्स अ थायरिस्टर इनसाइड, ठीक है। और बेटा समय आने पे आप सारी एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ देख लोगे, बस थोड़ा सा पेशेंट रहा करो यार, चीजें ना धीरे धीरे अपने आप को खुद रिवील करेंगी। जिस दिन आप स्विचेस पढ़ रहे थे उस दिन आपको डाउट इन चीजों में था, आज ये पढ़ लिया तो इनकी एप्लीकेशन, इनके फायदे नुकसान में है, समय समय पे चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं पावर मॉसफेट से कुछ खासा डिफरेंट नहीं है। ये IC वर्सेस VG है, ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। आपको मैंने बताया था ना आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, और ये क्या है यहां पे हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो यहां पे भी आप यही बोलोगे, व्हेन VG इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड देन चैनल इज फॉर्म्ड, और तभी करंट फ्लो कर सकता है, तभी करंट फ्लो कर सकता है। अब देखो इसके ऑपरेटिंग रीजन BJT की तरह डिफाइंड है। यहां पे क्या है सैचुरेशन, आगे क्या है एक्टिव, और नीचे क्या है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है VG लेस देन VTH। आपने कम लगाया, आपने वोल्टेज कम लगाया तो करंट हो गया। बेटा नीरज जब हम बात करते हैं ना BJT की और इसकी, यहां पे भी अगर आप देखो, और BJT वो एनालॉग वाले BJT में कलेक्टर का एरिया हाई होता है, क्योंकि एमीटर कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होता है, किसमें एक्टिव रीजन में। यहां एक्टिव में थोड़ी ना चलाना है। एक एनालॉग वाले BJT में कलेक्टर का एरिया बड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होता है। क्यों रिवर्स होता है? इनएक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन क्यों यूज होता है? एम्पलीफायर की तरह। यहां ऐसा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यहां डिवाइस का कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से नहीं होगा कि कलेक्टर बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यह बात क्लियर हुआ। अब देखो यार, यहां पे ये गेट एमीटर वोल्टेज है, जो GS होता है ना वो GE बन गया है, VGE। जो GS होता है वो GE बन गया है, क्योंकि सोर्स की जगह क्या आ गया है? एमीटर। बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अरे भगवान रे, थायरिस्टर डिजाइन करने की नीड क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि उससे ज्यादा हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई पावर डिवाइसेस चाहिए। ये जितनी भी डिवाइसेस आप पढ़ रहे हो इन सब में कोई बहुत हाई पावर रेटिंग नहीं होती है, इसलिए जरूरत पड़ी। और थायरिस्टर इन सबसे पहले बना यार, वन ऑफ द अर्लीस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है थायरिस्टर। ये सब तो बाद की चीजें, नई चीजें, बच्चे लोग हैं, पापा इनके हैं थायरिस्टर, ठीक है। वो आप पढ़ोगे परसों से। अब देखो मैं आपको लैचअप समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट फिनोमिना है बेटा, समझना ध्यान से मेरे बच्चों। ठीक है, अब ये देखो n प्लस n प्लस, ध्यान से सुनना, n प्लस n प्लस, ठीक है। यहां पे आपका गेट टर्मिनल था, देखो यहां पे पूरा एक ऑक्साइड था, फिर इन पे गेट था और एमीटर कलेक्टर। यहां पे ना पूरा एक लाइट कलर में बना देते हैं, गेट बना देते हैं, ये बन गया ऑक्साइड लेयर, ठीक है। अब बेटा इसके बाद यहां पे आ गया आपका गेट टर्मिनल, ठीक है, और यहां पे आ गया आपका
ठीक है, तो ये जो है ना, ये मेटल लेयर आ गई। अब समझना बात को ध्यान से, ये P प्लस था आपका और ये बेटा N माइनस था, ये P था, ये भी P था। यहां पे भी हमने मेटल लेयर दिखा दी है। ये पिंक वाली जो है ना, ये सारी मेटल लेयर है। अब ध्यान से समझो, यहां पे करंट कैसे फ्लो कर रहा था। यहां पे करंट बेटा कुछ ऐसे फ्लो कर रहा था। यहां पे अगर आपको याद हो, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा था, राइट। समझ रहे हो। अब क्या होता है बेटा, ये जो करंट थोड़ा सा इस टाइप से हॉरिजॉन्टली जा रहा है। अब पी टाइप मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, तो इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप आता है। वोल्टेज ड्रॉप किसके बीच में आ रहा है? पी और एन के बीच में। किसके बीच में आ रहा है? पी और एन के बीच में। अरे भैया, ये चारों सोर्स के टर्मिनल हैं, एमीटर हैं भैया। रे क्या करोगे तुम लोग भाई, ये एमीटर ही हैं चारों। एमीटर को मल्टीपल पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है मेरे भाई कि ज्यादा चार्जेस मिल सकें और ज्यादा करंट फ्लो कर सके, इसलिए मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करूं तुम लोगों का यार, बिल्कुल ही कतई देहातियों वाला काम करते हो। देखो समझा भी रहे हैं आपस में, यहां पर पीएन पीएन बन रहे हैं जो दो अच्छा चलो ये तो सही लिखा अभिषेक ने, पीएन पीएन एक थायरिस्टर होता है, डायोड तो होता नहीं। अब क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि भाई थायरिस्टर क्यों बना, डायोड क्यों नहीं बना? भाई ये मेरे हाथ में था, डिवाइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें पी एन बन रहा है तो थायरिस्टर बन गया, वहां पीएन बन रहा था तो डायोड बन गया। अब ये तो उससे पूछो जिसने डिवाइस डिजाइन की कि भाई तूने थायरिस्टर क्यों बनाया। अरे भाई वो बनाना आईजीबीटी चाहता था, उसके अंदर एक बन गया पीएन पीएन जंक्शन। एक सोचने वाली बात है। अब जिस किसी ने वायर बनाई उसने इसलिए बनाई तुम्हारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाए, इसलिए थोड़ी कि उसमें से हीट डिसिपेट हो पाए। सोच के देखो ना भाई, ऑब्जेक्टिव वो कभी था ही नहीं। लेकिन जब कोई काम करने जाते हैं तो साथ में एक दो एक्स्ट्रा चीजें अनडिजायर्ड भी हो जाया करती हैं। मॉसफेट जिसने बनाया, पावर मॉसफेट, उसका मेन एम डायोड बनाना नहीं था भाई। क्या बात कर रहे हो, उसका मेन एम डायोड बनाना था ही नहीं। बनाना तो मॉसफेट था, बट उसमें हमने देखा इंट्रिंसिक एक डायोड भी बन गया, है ना। अंदर एक डायोड बन गया जो इंटरनली हम नहीं बनाना चाहते थे। ऐसे ही यहां हम आईजीबीटी बना रहे थे, बन गया उसके अंदर एक थायरिस्टर। क्या करेंगे? अब जैसे सब्जी लेने जाते होगे, साथ में सब्जी वाला धनिया लेने दे देता होगा ना, मांगते होगे भैया धनिया फ्री दो। अब वो धनिया खरीदने थोड़ी गए थे गधो, खरीदने तो सब्जी गए थे, वो तो फ्री आ गया। ऐसी आईजीबीटी पे एक थायरिस्टर है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, इतना समझ लो। अब सुनो मेरी बात, यहां पे क्या होता है, व्हेन, सुन लो भाई, व्हेन करंट्स फ्लो थ्रू IGBT, when currents flow through IGBT due to lateral current, lateral current माने जो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है, ड्यू टू लेटरल करंट। ठीक है, देखो क्या होता है ना बेटा, कुछ करंट तो ऐसे सीधे जाते हैं, देखो मेरी बात को समझना है ऐसे, बट कुछ करंट ना थोड़े से टेढ़े होते हैं, सीधे सीधे काम करते नहीं, हमारे बच्चों की तरह। तो ये वाले जो करंट होते हैं ना, ये कहलाते हैं लेटरल करंट, जो थोड़ा सा मुड़ गए, हॉरिजॉन्टल हो गए। भाई सारा करंट एक रास्ते से तो नहीं जाएगा, करंट तो डिवाइड होता है ना अलग अलग रास्तों में। सो ड्यू टू लेटरल करंट देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप, देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप between P body and N plus ammeter। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि भैया सारे करंट सीधे नहीं जा सकते, कुछ करंट घूम के भी जाएंगे, और जो घूम के जाएंगे वो वोल्टेज ड्रॉप कराएंगे, वो वोल्टेज ड्रॉप कराएंगे। अब बात को समझना, यहां पे रखा है हमारा एक
नन्ना मुन्ना थायरिस्टर, सही बना रहा हूं ना? हाँ ठीक है भाई। अगर बेटा इसके गेट और कैथोड के बीच में ड्रॉप आने लगा, पी और एन के बीच में ड्रॉप आने लगा, तो ये थायरिस्टर ट्रिगर हो सकता है, ये थायरिस्टर ट्रिगर हो सकता है। ड्यू टू दिस वोल्टेज ड्रॉप, ड्यू टू दिस वोल्टेज ड्रॉप between P and N plus or between gate and cathode of thyristor, between gate and cathode of thyristor, ठीक है। The thyristor may get triggered, the thyristor may get triggered, right? थायरिस्टर हो सकता है ट्रिगर हो जाए भाई। अगर भाई थायरिस्टर एक बार ट्रिगर हो गया फिर ये किसी की नहीं सुनता, ठीक है। थायरिस्टर अगर ट्रिगर हो गया फिर ये अपने बाप की भी नहीं सुनता, ये चल गया तो चल गया। अगर ये बेटा ट्रिगर हो गया, अगर ये ट्रिगर हो गया तो ये करंट ले जाएगा इस दिशा में जिस दिशा में आईजीबीटी ले जाता, लेकिन थायरिस्टर ऑन होने के बाद ऑफ करना हमारे हाथ में नहीं होता। बात को समझना, थायरिस्टर के ऑन होने के बाद ऑफ करना हमारे हाथ में नहीं होता। थायरिस्टर ऑन हो गया तो ऑन हो गया, समझ गए? तो फिर ये जो गेट टर्मिनल तुमने बनाया ना, ये यूजलेस हो जाएगा। जैसे सलमान खान मूवी में आता है तो पुलिस यूजलेस हो जाती है ना, ऐसे ये गेट टर्मिनल यूजलेस हो जाएगा एक बार थायरिस्टर ट्रिगर हो गया। ट्रिगर हो गया माने चल गया। जैसे गोली में ट्रिगर दबाने से गोली चलती है, ऐसे ही थायरिस्टर को ट्रिगर करने का मतलब है थायरिस्टर का चालू होना। तो क्या होगा भाई बताओ? हम क्या कहते हैं? वंस थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड, वंस थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड, जब एससीआर पढ़ोगे ना समझ जाओगे। अभी के लिए बस ये समझ लो, वंस थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड इट कैरीज करंट। अभी सब चीजें जानने की एक ही बार में कोशिश करोगे नहीं समझ आएगा। इट कैरीज करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर एंड गेट लूजेस कंट्रोल। थायरिस्टर को ना बंद अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो आता आपकी मर्जी से, जाता अपनी मर्जी से, ठीक है। वो आएगा अपने मन से, सॉरी आपकी मर्जी से, जाएगा लेकिन अपने मन से। तो अब हम यहां पे क्या कहते हैं, देखो, वंस थायरिस्टर इज लैच्ड इनटू ऑन स्टेट, लैच होने का मतलब फंस जाना, इज लैच्ड इनटू ऑन स्टेट, गेट टर्मिनल लूजेस कंट्रोल and the device can only be turned off, can only be turned off by रिवर्स बायसिंग। फिर गेट से बंद नहीं कर सकते, रिवर्स बायसिंग करोगे। थायरिस्टर को बंद करने के लिए ना डायोड की तरह रिवर्स बायस करना पड़ता है। सो दिस कंडीशन इज अनडिजायरेबल। सही बात है, क्योंकि गेट का टर्मिनल का कंट्रोल खत्म हो गया ना। दिस कंडीशन इज अनडिजायरेबल एंड कॉल्ड एज लैचअप, एंड कॉल्ड एज लैचअप, ठीक है। इसको लैचअप कहा जाता है। बात समझ में आई? लैचअप हो गया। अब बेटा यहां पे क्या होता है? टू अवॉइड दिस, मैन्युफैक्चरर
मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइज मैक्सिमम करंट at which IGBT can be operated। ज्यादा करंट पे तो ज्यादा ड्रॉप आएगा, उसी से तो ट्रिगरिंग आ रही है। थायरिस्टर ऑन क्यों हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप से। अगर आप वोल्टेज ड्रॉप कम कर दोगे तो थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, उसके लिए करंट आपको कम करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा यहां पे लैचअप एक अनडिजायरेबल कंडीशन है, जहां अगर थायरिस्टर ऑन हो गया फिर उसे ऑफ नहीं कर सकते। हाँ भाई, तो थायरिस्टर तो सेमी कंट्रोल्ड स्विच ही था शकील, ये तो मैंने स्विचेस में ही बताया था। ठीक है, तो यहां आ गया। अब देखो इसके बारे में आप क्या जानते हो आईजीबीटी के बारे में? माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड है भाई। आईसी इज अ फंक्शन ऑफ VGE, इट कंबाइंस एट्रीब्यूट्स ऑफ बीजेटी एंड मॉसफेट। अब देखो इन डिवाइसेस को अगर कंपेयर किया जाए तो ये टेबल कंपेयर कर रही है पावर बीजेटी करंट कंट्रोल, बाकी दोनों डिवाइस वोल्टेज कंट्रोल। ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर। लो इनपुट इंपिडेंस, लो इनपुट इंपिडेंस का मतलब क्या है? लो इनपुट इंपिडेंस का मतलब है यहां बेस करंट फ्लो करता है। ठीक है, बेस करंट फ्लो करता है। लेकिन यहां हाई इनपुट इंपिडेंस किस लिए है बेटा? क्योंकि गेट करंट जीरो है। अगर करंट जीरो है तो V/I के हिसाब से इंपिडेंस बहुत हाई होगा। यहां पे ऑन स्टेट ड्रॉप कम आता है, यहां पे ज्यादा आता है, यहां पे भी कम आता है। ठीक है, ऑन स्टेट में जो डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज होता है, यहां कंडक्शन लॉस कम, यहां ज्यादा, यहां पे कम। बेसिकली इसको आप मॉडरेट कह सकते हो। बीजेटी से कम तो नहीं होगा, बट हाँ मॉडरेट होगा। हाई ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम, यहां पे लो ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम, यहां पे मॉडरेट, बीच में कहीं लाई करेगा। यहां हाई स्विचिंग लॉस, लो स्विचिंग लॉस, और यहां पे मॉडरेट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन दोनों का होता है पॉजिटिव। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के कारण आता है सेकंड ब्रेकडाउन, यहां दोनों में सेकंड ब्रेकडाउन नहीं आता। अब बात को समझना, कभी भी दो बीजेटी को पैरेलल नहीं चलाते, क्योंकि अगर एक का टेम्परेचर हाई हुआ तो टेम्परेचर से बढ़ेगा करंट, तो दूसरे का करंट खींच के वो अपने अंदर ले लेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा और करंट खींचेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा और करंट खींचेगा। तो इवेंचुअली होगा क्या? दो में से एक से ही सारा करंट जाने लगेगा। तो यहां पैरेलल ऑपरेशन नॉट पॉसिबल। समझ में आया? जल्दी बोलो, समझ में आया? यहां चला सकते हो। समझ में आया क्या हुआ? फिर से बता देता हूं यार। जब आपने बेटा दो बीजेटी पैरेलल जोड़े तब हुआ क्या कि एक बीजेटी का मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो उसका करंट बढ़ेगा, जिससे टेम्परेचर और बढ़ेगा, करंट और बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा, करंट और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा करते करते पैरेलल में एक ही डिवाइस से सारा करंट जाने लगेगा और दूसरे डिवाइस से करंट नहीं जाएगा। अरे करंट मिरर अलग चीज है भाई, पैरेलल ऑपरेशन अलग चीज है। करंट मिरर इज नॉट पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, तो बेटा इसकी रेटिंग हाईएस्ट होती है, रेटिंग हाईएस्ट तीनों में। ऐसा नहीं पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबका बाप है SCR, स्पीड लोएस्ट। ठीक है, स्पीड हाईएस्ट यानी ये मेगाहर्ट्ज तक भी चला जाता है, और ये 20 किलोहर्ट्ज तक जा सकता है। और यहां रेटिंग लोएस्ट, यहां सब मॉडरेट है। ये 50 किलोहर्ट्ज वगैरह तक काम कर जाता है। ठीक है, 50 किलोहर्ट्ज तक ये काम कर जाता है। भाई रिलायबिलिटी किस हिसाब से बात कर रहे हो? रिलायबल किस कंडीशन में? ऐसा नहीं होता ना रिलायबल कौन ज्यादा है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तीनों अपनी अपनी जगह यूज किए जाते हैं।
ऐसा नहीं होता 3 में से कोई एक यूज करेगा। बेटा ये नोट्स मैं वैसे भी शेयर कर दूंगा, क्या करोगे स्क्रीनशॉट का। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अ पावर मॉसफेट इज अ वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी नन ऑफ द अबव। अरे भाई तो कैसे आ जाएगा, मैं लेक्चर में साक्षात खड़ा हूं, बीच में से भेजूंगा क्या पीडीएफ, इस लेक्चर के बाद ही ना आएगा क्या। कैरियर कैसे डिफाइन हुआ बेटा, ये तो हर डिवाइस में नीरज डिफाइन करते आया हूं, माइनॉरिटी कैरियर मेजॉरिटी कैरियर। जहां इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कंडक्ट करें यानी बाइपोलर है तो उसे माइनॉरिटी कैरियर ही बोला जाएगा, और जहां एक ही कंडक्ट करे उसे मेजॉरिटी बोलोगे। यस इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बताया तो था डिवाइस के रास्ते में पीएन जंक्शन आया तो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, और डिवाइस के रास्ते में पीएन जंक्शन नहीं आया तो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। इन अ पावर मॉसफेट स्विचिंग टाइम आर ऑफ अ ऑर्डर ऑफ फ्यू। पावर मॉसफेट में स्विचिंग टाइम किस ऑर्डर का होता है, जल्दी बताओ। स्विचिंग टाइम किस ऑर्डर का होता है पावर मॉसफेट में, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस में, जल्दी बोलो। हाँ भाई दीपक मैंने तुम्हारी बात सुन ली, लेक्चर खत्म होने के बाद मिल जाएगा। अब ऐसा करा करेंगे भाई, दीपक जैसा बच्चा कोई आ जाए तो लेक्चर रोक के पहले पीडीएफ देंगे और इन लोगों को फिर चैनल से ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि लेक्चर से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ है पीडीएफ से। तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा भाई, लेक्चर काहे आते हो। अगला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द गेट सर्किट इंपिडेंस ऑफ मॉसफेट इज हायर देन बीजेटी। The gate circuit impedance of MOSFET is lower than BJT. MOSFET has higher switching losses than BJT, lower switching losses than BJT. Devices application circuit. बेटा जब सर्किट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इस सर्किट के अंदर कौन कौन से स्विचेस एलिजिबल हैं, है ना। करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बात यह है ब्लैक स्क्रीन वाला आएगा नोट्स में, मैं दूसरी ऐप यूज कर रहा हूं, सब कुछ आएगा नोट्स में। बात यह है मॉसफेट बस ऐसी जगह यूज होता है जहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बाकी बीजेटी आईजीबीटी आप दोनों कहीं भी चला सकते हो। क्या आएगा, यस फर्स्ट एंड फोर्थ, नहीं यार हाँ सही तो है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, सी आएगा। इनपुट इंपिडेंस हाई है क्योंकि ऑक्साइड लगा है, स्विचिंग लॉसेस कम है क्योंकि टी ऑन और टी ऑफ कम है। अगला, आईजीबीटी पोजेस, बताओ आईजीबीटी में क्या होगा। बिल्कुल चंदन बेटा, आप सभी लोग अगर साथ दोगे तो सब कुछ पढ़ाएंगे। चलो जल्दी बताओ आईजीबीटी क्या पोजेस करेगा। अच्छा देखो एक चीज है, अगर अब से कोई बकर फैलाएगा ना चैट के अंदर, चाहे जेन्युइन चीज है लेकिन बार बार डालोगे तो चैनल से ब्लॉक कर दिए जाओगे। सिंपल सी बात है, भले ही आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं, लेकिन सबका अगर एक्सपीरियंस खराब करोगे तो भगा दिए जाओगे। नेक्स्ट, व्हेन लैचअप ऑकर्स इन आईजीबीटी, व्हेन लैचअप ऑकर्स इन आईजीबीटी क्या होगा, जल्दी बताओ। हैं फोर्थ वाला एक्सप्लेन करूं स्वप्निल, अभी तो पढ़ाया था बेटा, वहां पे SiO2 की लेयर होती है, तो बेटा SiO2 की लेयर के अंदर इंपिडेंस हाई होती है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कौन सी बात है, अभी तो बता के आ रहा हूं पीछे, क्योंकि वहां गेट करंट 0 है। यहां पे आएगा बी, कलेक्टर करंट इज नो लॉन्गर कंट्रोलेबल। आईजी तो वैसे भी 0 होता है बेटा, गेट करंट तो वैसे भी 0 ही होता है, इसमें कंट्रोल क्या करोगे, ड्यू टू ऑक्साइड लेयर। आपने बोला नहीं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, तो गेट तो इंसुलेटेड है ना, वो उसका करंट तो 0 ही रहेगा, लेकिन कलेक्टर करंट अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ये किससे फ्लो करने लगेगा, ये फ्लो करेगा थायरिस्टर से, और थायरिस्टर के कंट्रोल पे आपका, थायरिस्टर के करंट पे आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक, चलो तो बेटा ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है। कल 3 बजे मैं स्पेशल के अंदर आप लोगों को एनालॉग की एक क्विज डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोग आ सकते हो। वो प्लस वाले यूजर्स के लिए क्विज हुई थी, कल डिस्कस होगी 3 बजे। अदर देन दैट बेटा आप कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हो, ये होगा 13 जून यानी संडे को 11 बजे। इसमें एनरोल कर लेना विद द कोड अंकित ESE, ताकि इसका पार्ट बन पाओ, और इस क्विज के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर पाओगे, और साथ साथ बेटा प्रिपरेशन चेक करने के साथ अच्छा परफॉर्म करोगे तो 100% डिस्काउंट भी जीत पाओगे।
और ये लास्ट बैच है बेटा जो आज से स्टार्ट हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव का लास्ट बैच है। इसके बाद जो भी बैचेस आएंगे उनके अंदर टाइम कम मिलेगा पर सब्जेक्ट, इसीलिए ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन करो, क्योंकि इस बैच में मैं जुलाई में लेके आ रहा हूं मशीन, और मेरा मशीन का ऐसा प्लान है डेली 4 घंटे क्लास लेके कम नंबर ऑफ डेज में मशीन को खत्म किया जाएगा। और आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो आज तो आपको 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स और 24 पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब अंकित ईएससी कोड के साथ बेटा आपकी 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। 2 इयर्स के लिए जाना, पर मंथ फीस मिनिमम है और आप इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो विदाउट इंटरेस्ट। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा गो विद 2 इयर्स, ठीक है ना। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप यहां मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, यू कैन चैट विद मी। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे अभी मैं आपको दोनों पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, कल का भी और आज का भी। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। और कल मैंने एक वर्चुअल कैलकुलेटर की वीडियो डाली थी, वो जरूर देखना। मैं आप लोगों के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर की पूरी सीरीज ला रहा हूं, ठीक है, पूरी सीरीज ला रहा हूं वर्चुअल कैलकुलेटर की, तो आपको उसके बाद वर्चुअल कैलसी में कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। लेकिन उन वीडियोस को सपोर्ट करो, शेयर करो। आप लोग शेयर करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस टाइप के नए इनिशिएटिव लाने के लिए अगले हफ्ते आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने प्लान किए। नेक्स्ट वीक और मजा आएगा। थैंक यू।